Hello everyone, this is your teacher संजीव कुमार। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में 12th का जो बेसिक न्यूमेरिकल्स था इलेक्ट्रोस्टैट कूलम्ब फोर्स पर बेस्ड, उसका चर्चा किए थे और आप लोगों को कुछ होमवर्क दिए थे, ठीक ना। 1 से 10 तक प्रॉब्लम होमवर्क में दिए थे और जैसा कि बतलाए थे कि एस सी वर्मा के बुक में जो चैप्टर 29 है वॉल्यूम 2 में, उसके एक्सरसाइज में 1 से 10 आप ट्राई करेंगे। वैसे हम लोग डिस्क्रिप्शन में बुक के लिंक को भी भेज दिए हैं, अगर नहीं होगा बुक तो उससे उस लिंक को खोल करके देख लेना है। अब जो है कुछ और टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बता रहे हैं, फिर आपसे हम आपके जो कमेंट में आए हुए रहेंगे क्वेश्चन जो पिछले वीडियो के, फिर अगले वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। और जैसा कि बतलाएं हैं कि जब तक कि बिल्कुल ही हम लोग परफेक्ट वे में रेडी ना हो जाएं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, तब तक इस तरह से हम लोग वीडियो के माध्यम से ही एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे या आपके कमेंट वगैरह जो आएंगे उनके आधार पे हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है हम लोग आगे सीखते हैं। जैसे देखो, ये क्वेश्चन मिला होगा तुमको कि 100 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। तो देखो, ये सही मायने में जो क्वेश्चन है तुम लोग मोल कंसेप्ट केमिस्ट्री में पढ़ते होगे, उसी चैप्टर का क्वेश्चन। तो चलो, तुमको केमिस्ट्री का जाहिर है मुझे बहुत उतना डेप्थ तो नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हें एक ज़रूर ट्रिक सिखा दे रहे हैं जिससे बहुत सा काम तुम्हारा आसान हो जाएगा मोल कंसेप्ट से रिलेटेड। मतलब हम केमिस्ट्री से रिलेटेड थोड़ा सा बात तुमको सिखाते हैं। वैसे तुम लोग मेरे से बेहतर ही केमिस्ट्री जानते हो, लेकिन फिर भी जो है कुछ सिखाने का कोशिश करते हैं। देखो, ये जो बॉक्स बनाए हैं, ये बहुत से काम को तुम्हारा आसान कर देगा। एक बार इस टर्म को समझ लेना। जैसे देखो, अगर मास दिया हुआ रहे और नंबर ऑफ मोल्स निकालना, तो जो एटॉमिक वेट है या जो फॉर्मूला वेट है, मोल की ओर अगर आ रहे हो तो तुमको डिवाइड करना है। यानी मास में फॉर्मूला वेट से या मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स। और यहाँ लिखा हुआ है वॉल्यूम एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो जैसा कि तुम जानते हो कि 1 मोल का वॉल्यूम जो है 22.4 लीटर होता है STP पे। तो अगर वॉल्यूम दिया हुआ रहे और मोल की ओर आना है तो तुमको डिवाइड करना है। और यही काम उल्टा करना हो, जैसे नंबर ऑफ मोल दिया हो और मास निकालना हो, यानी अगर इधर जाना हो तो मल्टीप्लाई करना है। यानी नंबर ऑफ मोल्स में फॉर्मूला वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो मास निकलेगा। नंबर ऑफ मोल्स में 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करोगे तब क्या निकलेगा? वॉल्यूम निकलेगा। अब जो है नंबर ऑफ एटम्स, तो जानते हो
कि एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो होता है वो एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है। चलो एवोगाड्रो नंबर के Na से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक ना। Na का मतलब हो गया एवोगाड्रो नंबर, समझना। अगर मोल से दूर जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करना है, इधर जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करना है, और अगर इधर जा रहे हो तो डिवाइड करना। है ना। जैसे नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ, उसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और उल्टा समझो, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। अब चलो, जैसे नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है और तुमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो जाहिर है तुम मोल से दूर जा रहे हो, तो दूर जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करना है, और ठीक ना, दूर जा रहे हो मल्टीप्लाई करना है, या मोल की ओर आना है तो डिवाइड करना है। लेकिन क्या चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, तो इसमें हम लोग एक वर्ड एटॉमिसिटी यूज करते हैं, या कहो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एटम और पर मॉलिक्यूल, है ना। देखो ये बहुत ही काम का है तुम्हारे लिए, फिजिक्स में तो शायद कम ही काम का है, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ोगे तो ये बहुत काम का है। जैसे तुमसे क्वेश्चन कहा गया कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम वाटर, ठीक। तो क्या दिया हुआ, 100 ग्राम मास दिया हुआ। तो सोचो 100 ग्राम मास है, वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मूला वेट है वो 18 ग्राम पर मोल होता है। तो मास में मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। चलो स्टेप वाइज बतला दे रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स अगर पहले निकालें तो 100 डिवाइडेड बाई 18, इतना हो गया नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर तुमसे पूछा जाए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मोल मालूम है तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 डिवाइडेड बाई 18 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। देखो इतना मॉलिक्यूल्स आ गया। अब पूछा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, तो चलो मॉलिक्यूल्स तक तो पहुंच गए, अब इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है। तो एक H2O में, एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, थोड़ा सोचो। H2O है ना, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। यानी इसका जो है एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम है, इससे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाहिर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। यानी 100 डिवाइडेड बाई 18 6.023 10 टू द पावर 23 इंटू 10। देखो एक्चुअल में हमको इतना स्टेप में काम नहीं करना था, हम डायरेक्ट काम करते। क्या दिया हुआ है, मास 100 ग्राम, डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर वेट से, मोल पहुंच गए, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूल्स पहुंच गए, और पर एटम जो या पर मॉलिक्यूल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उससे मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो तुम लोग जो होमवर्क ट्राई किए होगे 1 से 10 दिए थे, उसमें ये 9 नंबर प्रॉब्लम तुमको SC वर्मा में मिला होगा, ठीक है। तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं।
अब जैसे देखो, क्वेश्चन में तुमको कंफ्यूज कराने के लिए क्या किया जाता है कि क्वेश्चन पूछने के तरीका को चेंज किया जाता है। देखो, क्वेश्चन हार्ड नहीं रहेगा। जब कूलम्ब फार्मूला 1/4πε0 Q1 × Q2/r² है, तो इसमें हार्ड क्या होना है? हार्ड कुछ भी नहीं होगा। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा रहेगा जिससे तुमको लगेगा कि कोई तुम हार्ड काम करने जा रहे हो। देखो, एक तो होता है कि बहुत सा स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ता है और एक बार में उसको क्वेश्चन ही सही ढंग से समझ में नहीं आता है, तो वो समझने लगता है क्वेश्चन हार्ड है। तो पहले तो क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझ लो, और जो तुम कंसेप्ट सीखे हो, क्वेश्चन को बनना तो उसी कंसेप्ट से है, इसलिए बहुत कुछ अलग तो हो नहीं सकता है। जैसे अभी तुमको क्वेश्चन 9 नंबर बतलाए, अब इसी क्वेश्चन को ऐसे 10 नंबर प्रॉब्लम में कह रहा है। अब हम ये हिंट दे रहे हैं तुमको 10 नंबर का। कह रहा है कि 100 ग्राम वाटर में जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसको कंबाइन करके निगेटिव चार्ज बना लो। चलो, बना लिए निगेटिव चार्ज। और कह रहा है जितना न्यूक्लियाई है, तो ये न्यूक्लियाई मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस में जो रहता है कंपोनेंट, मतलब न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज नहीं होता है, तो जितना न्यूक्लियाई है उसको मिला के पॉजिटिव चार्ज बना लो। तो जाहिर है वाटर जब न्यूट्रल होता है तो जितना उसमें इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन भी है। तो कह रहा है क्या कि जितना न्यूक्लियाई है, यानी जितना निगेटिव चार्ज लिए हो उतना ही पॉजिटिव चार्ज लेना है ना। और कह रहा है इसको एक सर्टेन सेपरेशन पे रख दो। आर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, तुमसे पूछा जा रहा है इनके बीच फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स क्या होता है? KQ1 × Q2/r², यानी फोर्स हो गया K N²E² देखो, माइनस रहे या प्लस रहे, बतलाए हैं कि फोर्स जब भी लिखना तो वो चार्ज का साइन नहीं लिखा। जब भी मैग्नीट्यूड का बात करते हैं हम लोग तो ये साइन नहीं लिखते हैं, मतलब प्लस रहे माइनस रहे लिखना प्लस ही है। तो फोर्स तो निकल गया। K जानते हो 9 × 10⁹। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्वेश्चन नंबर 9 में लिखे हो, उसी का वैल्यू लिखना है। E हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और R जो है क्वेश्चन में दिया हुआ कितने डिस्टेंस पे रख। यही प्रॉब्लम नंबर 10 है ना। 10 का हम तुमको हिंट दे दिए हैं, अब तुमको केवल कैलकुलेशन करना है। अब देखो, कुछ क्वेश्चन जो होता है वो केवल इस तरह से पूछा जाए, जैसे तुमसे कहा गया एक गोल्ड न्यूक्लियस है। अब तुम में से बहुत सा स्टूडेंट को एक आदत क्या है, जैसे ही सुनता है न्यूक्लियस तो उसको लगता है अरे ये तो न्यूक्लियाई का क्वेश्चन हो गया, अभी हमसे तो बनना ही नहीं चाहिए। तो वैसे मत सोचो, अपना अप्रोच डिफरेंट करो। न्यूक्लियाई का ज़रूरत होगा वहाँ देखेंगे, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लें प्रॉपर्ली। अब जैसे देखो, एक क्वेश्चन है कि गोल्ड न्यूक्लियस, ठीक ना, गोल्ड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है तो जाहिर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन से तो हमको मतलब है नहीं, प्रोटॉन से मतलब। कह रहा क्वेश्चन में कि इसका रेडियस दिया हुआ है 6.9 फर्मी। तो फर्मी क्या है? 10⁻⁻15 मीटर है ना। 10⁻⁻15 मीटर गोल्ड न्यूक्लियस का रेडियस दिया हुआ। चलो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कुछ दो प्रोटॉन के बीच फोर्स बतलाओ। फाइंड फोर्स ऑफ रिपल्सन between the two protons separated at largest separation।
देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं बतला है, कह रहा 2 प्रोटॉन जो इस न्यूक्लियस में लार्जेस्ट सेपरेशन पे है उसके बीच फोर्स बतला। देखो एक प्रोटॉन यहाँ ले लिए, अब दूसरा हम प्रोटॉन कहाँ ले जो सबसे ज़्यादा दूर हो न्यूक्लियस में, तो दूसरा प्रोटॉन यहाँ ले लिए, है ना। अब इससे जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर अगर बाकी कहीं भी हम प्रोटॉन को लेंगे तो इससे तो डिस्टेंस कम ही होगा। तो मैक्सिमम जो सेपरेशन है, अब इसके सॉल्यूशन को देख रहे हैं, मैक्सिमम जो सेपरेशन है बोलो कितना बोलेंगे, तो रेडियस का डबल यानी डायमीटर हो गया 2 × a हो, या कहो 2 × 6.9 × 10⁻⁻15 मीटर, यही हो गया मैक्सिमम सेपरेशन। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि इस दोनों प्रोटॉन के बीच फोर्स क्या होगा, तो फोर्स क्या होगा बोलो, Q1 × Q2। तो जाहिर है प्रोटॉन का चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के ही चार्ज के इक्वल है, जिसको E से डिनोट करते हैं। अब बतलाओ, अब तो केवल वैल्यू रखना है ना, K कितना हो गया 9 × 10⁻9, ये E स्क्वायर हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 होल स्क्वायर, और R के जगह क्या लिखें, तो 2 × 6.9 10⁻⁻15 होल स्क्वायर। अब इसी को कैलकुलेट कर लो, है ना। तो कैलकुलेट तो कर ही सकते हो, 9 × 1.6 का स्क्वायर करेंगे 2.56, 10⁻9 है, 10⁻⁻38 है, तो जाहिर है 10⁻⁻29 हो गया। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6.9 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 13.8 × 10⁻⁻30, और इसका स्क्वायर करना होगा 13.8 का, है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेना, यही हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे और जो आएगा वही आंसर हो गया, है ना। बहुत डिफिकल्ट नहीं आने वाला है, वो बहुत सिंपल कैलकुलेशन आएगा। मेथड समझ गया, नोट करो। चलो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। अब सपोज करो क्वेश्चन इस तरह से, ठीक ना, नंबर ऑफ चार्जेज को अब थोड़ा बढ़ाते हैं। तुमसे कहा गया क्वेश्चन में कि यहाँ पर Q चार्ज है, यहाँ 2Q चार्ज है, यहाँ 3Q चार्ज है, और मान लो यहाँ पे Q0 चार्ज है। कहा गया फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q0, ठीक। देखो अब जब फोर्स एक से ज्यादा होगा तो वहाँ फोर्स चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर एडिशन का जो रूल होगा उसको फॉलो करेगा। तो वेक्टर पढ़े हुए हो गए ही, और काम भर हम तुमको हेल्प भी करेंगे। वैसे अभी 11th के भी जो लेक्चर है उसको तुम भी देख लोगे वेक्टर में, तो वो समझ में आने लगेगा। हाँ भले अभी उसमें वहाँ तक तो हम नहीं पहुँचे, लेकिन फिर भी जहाँ तक पहुँचे हैं उसको वेक्टर वाला भी लेक्चर को देख लेना। हाँ ध्यान से देखो जी, एक स्क्वायर है, साइड लेंथ इसका a, साइड लेंथ a। कहा गया इस Q0 पे नेट फोर्स कितना होगा बतलाओ, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे। Q0 का पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, Q0 पे कौन कौन फोर्स लग रहा है। तो ये जो Q है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जाहिर है
ये जो है इसको इधर रिपेल करें। मान लो 1 मिनट के लिए इस फोर्स को हम F1 बोले। ये जो 2q चार्ज है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो Q0 को ये रिपेल करेगा, तो Q0 पे फोर्स इधर लगा। इस फोर्स को हम F2 बोल दे रहे हैं। और ये जो 3q है, यहाँ जो Q0 है उसको वो इधर रिपेल करेगा। इसको F3 बोल दे रहे हैं। देखो कुछ स्टूडेंट के माइंड में अलग अलग तरह के बात आते रहता है पढ़ते समय। उसको लगता है कि अच्छा Q जब Q0 पे इधर फोर्स लगा रहा होगा तो Q0 भी तो Q पे लगा रहा होगा। बोलेंगे हाँ बिल्कुल। अच्छा इन दोनों में आपस में फोर्स नहीं लग रहा होगा क्या? तो बोलेंगे हाँ लग रहा है। तो कहीं आप यही काहे सब दिखा रहे हैं? तो बोलेंगे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमसे पूछा गया यही। हमसे पूछा गया फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q0। हमसे थोड़े पूछा गया Q पर फोर्स बताओ, 2Q पर बतला। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा जाहिर हम उसी का जवाब देंगे। तो इसलिए Q0 पे फोर्स कितना है? देखो एक बात तो स्पष्ट है तुमको, ये स्क्वायर है तो ये एंगल 45 होगा ही और ये भी 45 होगा। इस Q0 पे 3 फोर्स लग रहा है। जब भी देखो 2 से ज़्यादा फोर्स होना, 2 वेक्टर आता है तब तो √a² + b² + 2ab को। 2 से जब ज़्यादा फोर्स हो, 2 से जब ज़्यादा वेक्टर हो तो तुम वेक्टर में पढ़े होगे उसको कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ता है। तो सपोज करो कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। तो देखो कि इस Q0 पे x में कितना फोर्स लग रहा, फिर देखो y में कितना फोर्स लग रहा, x में कितना फोर्स है, तो देखो तो x में कितना फोर्स है। तो x डायरेक्शन में एक फोर्स F1 तो है ही, और इस F2 को कंपोनेंट में ब्रेक करोगे तो इधर F2 cos 45 होगा क्या? तो F2 cos 45 है ना, वेक्टर में पढ़ा होगा ना। अगर ये एंगल थीटा होता है तो इधर बोलेंगे cos थीटा तो इधर sin थीटा, यानी इधर हो गया F2 cos थीटा, इधर हो गया F2 sin थीटा। तो चलो x में तो फोर्स निकल गया। y में फोर्स कितना? तो बोलेंगे y में फोर्स देखेंगे तो F3 तो ऑलरेडी है, ठीक ना। देखो F3 तो ऑलरेडी y में है ही, और ये जो F2 है जो इधर डायरेक्टेड है उसका कंपोनेंट देखेंगे तो F2 sin 45 है ना। अब मुझे F1 और F2 का वैल्यू क्या है ये देखना होगा, ये वैल्यू पुट करना है। तो देखो इसमें भी कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना है, खैर वैल्यू पे भी आएंगे। लिख ही दे रहे हैं यहाँ, जैसे हमको F1 के जगह क्या लिखना है, तो बोलो F1 के जगह क्या लिखे? इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स तो Q × Q0/a²। बोलो F2 के जगह क्या लिखें? तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स2Q × Q0। इन दोनों के बीच का गैप तो जाहिर है √2a होगा, तो √2a होल स्क्वायर। और F3 का वैल्यू अगर देखो तो 3Q के कारण लगने वाला फोर्स 3Q × Q0/a²। अब हम लोग कैलकुलेट करें, अगर Fx का वैल्यू निकालें तो देखो तो F1 के जगह क्या लिखेंगे? KQ × Q0/a² प्लस F2 के जगह क्या लिखें, है ना, F2 के जगह 2Q × Q0/√2a होल स्क्वायर।
ठीक है। तो देखो तो इंटू cos 45 है, तो cos 45 का वैल्यू 1/√2। थोड़ा सॉल्व करके देखो, इस √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 इसका गायब हो जाएगा। k q इंटू Q0/a², यहाँ क्या बचा, k q इंटू Q0/√2a², यही ना आया। चाहो अब ये कॉमन भी ले सकते हो, वो आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक ना। fx को हम लोग चाहें तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो कैसे लिखेंगे, k q इंटू Q0/a² कॉमन है ना। इतना आ गया x डायरेक्शन का फोर्स। अब जो y डायरेक्शन में फोर्स है, जिसको Fy बोले हैं, तो Fy का वैल्यू भी इसी तरह से सॉल्व कर ले। बोलो F3 का वैल्यू पुट करेंगे, क्या वैल्यू है, k 3q इंटू Q0/a² प्लस F2 तो मालूम है ही, k 2q इंटू Q0 डिवाइडेड बाई √2a होल स्क्वायर, और साइन 45 भी क्या होता है, 1/√2। देख लो यहाँ पे जब कॉमन निकालोगे k q इंटू Q0/a² तो क्या बचेगा, यहाँ 3 प्लस 1/√2। देख लो ध्यान से। अब मुझे x में फोर्स मालूम, y में फोर्स मालूम, तो नेट फोर्स कितना होगा, है ना। नेट फोर्स कितना होगा ये मुझे बताना है। तो देखो जो रिजल्टेंट फोर्स है, जाहिर है इसके बीच में ही होगा। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q0, बोलो वेक्टर से जानते हो कि जब x कंपोनेंट y कंपोनेंट मालूम हो तो √fx² प्लस fy², और नेट फोर्स का अगर डायरेक्शन पता करना हो, समझा ना। अब fx और fy मालूम है, वैल्यू पुट कर लेना है। डायरेक्शन यानी एंगल निकालना हो कि x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा, तो क्या मेथड है, tan थीटा इक्वल टू y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई x कंपोनेंट। बस fy fx का वैल्यू रख लो, tan थीटा भी निकल गया, f भी निकल गया, लिख लो इसको। चलो इस क्वेश्चन को तो हम लोग समझे। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन ऐसा कह दिया गया, देखो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, प्रत्येक कॉर्नर पर इक्वल चार्ज Q है। तुमसे कहा गया फाइंड नेट फोर्स ऑन आइदर चार्ज ड्यू टू रेस्ट ऑफ 2, बाकी दोनों चार्ज के कारण नेट फोर्स कितना लगेगा। तो देखो ध्यान से, जैसे ये जो Q चार्ज है, इस Q चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाया। ये जो Q चार्ज है इसको इधर रिपेल किया, है ना। देखो दोनों फोर्स को हम F से क्यों डिनोट किए, क्योंकि ये भी Q ये Q, बीच का गैप A, ये इसके लिए भी वही बात है। तो सोचो अगर हम F का वैल्यू लिखेंगे तो K Q इंटू Q/a², यानी K Q²/a²। और चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल तो 60 होना ही है। तो सोचो, याद करो, तुम वेक्टर में पढ़े थे कि जब भी दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा
तो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ठीक बीच से पास करता है, यानी एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होता है ना। और दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। तो चलो हम लोग इस क्यू चार्ज पे अगर नेट फोर्स देखते हैं, चलो इस चार्ज का नाम हम ए रख देते हैं, इसको बी इसको सी। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए, तो जनरल फॉर्मूला लिखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। वैसे तुम जानते हो कि जब दो वेक्टर इक्वल होता है तो एक फॉर्मूला डायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, सीधे लिख दो 2f cos थीटा बाई 2, यानी कि दोनों वेक्टर इक्वल है तो दोनों में से कोई एक वेक्टर को यहाँ लिखो, अब बीच का एंगल के यहाँ हाफ करो, दोनों एक ही बात है। इसको भी सॉल्व करोगे, दोनों से हम बता दे रहे हैं सेम रिजल्ट आएगा। देख लो cos 60 क्या होता है, तो cos 60 1/2, 2 कैंसिल हो गया, ये 3f स्क्वायर हो गया, यानी √3f हो गया। और f का वैल्यू तो जान रहे हो k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, यही आंसर होगा। उस फार्मूला से भी देखो तो आंसर वही आएगा 2f cos, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, 2 से डिवाइड कर दो। अब देख लो 2f एक cos 30 हो गया। अब बतलाओ cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, देखो तो वही आया ना √3f, और f का वैल्यू के q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि ये जो रिजल्ट, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स जो आया वो डायरेक्टेड किधर होगा, तो बतलाएं जब दोनों वेक्टर इक्वल हो तो रिजल्टेंट जो है एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक बीच से पास करता है, यानी ये रिजल्टेंट वेक्टर इससे 30 डिग्री का एंगल बनाएगा और इससे भी 30 डिग्री का एंगल। चलो ये तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो जैसे कुछ क्वेश्चन होता तो बहुत सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला जो है, इसका स्क्रीनशॉट एक ले लो जो बाद में हेल्प करे तुमको। अब देखो कुछ क्वेश्चन जो है जानबूझ करके इस तरह से पूछा जाता है कि तुम्हारे ऊपर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो। एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारा टेस्ट होता है ना, वो तुम्हारे केवल नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, उसमें तुम्हारा कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है ना। तुम किस क्वेश्चन को हार्ड समझते हो, थोड़ा सा रिकॉल करो तो अगर कोई क्वेश्चन 10-15 लाइन में लिखा हुआ है, वो चाहे कितना भी आसान क्वेश्चन क्यों ना हो, 10-15 लाइन में लिखा हुआ क्वेश्चन देखते ही तुम समझ लेते हो कि ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। इसलिए ये बात तुमको हमेशा याद रखना है कि हम जब तक पूरे क्वेश्चन को पढ़े नहीं तो पहले ही नहीं डिसाइड कर लें कि ज़्यादा में लिखा हुआ है इसलिए वो हार्ड है। या मान लो कहीं पे चर्चा कर दिया सोडियम क्लोराइड, अब तुम सोचते हो ये तो केमिस्ट्री के टर्म है, लेकिन अब उसी को फिजिक्स में वो ऐसे बदल देगा, कहेगा सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके क्लोरीन पे चला गया, Na+ है Cl- है, यानी Na+ है, यानी समझो एक प्रोटॉन के इक्वल चार्ज है, Cl- है एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज है। कहेगा सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन आयन के बीच का गैप इतना है, बतलाओ दोनों के बीच जो है अट्रैक्शन का फोर्स कितना होगा। तो अब बतलाओ, तो ये क्वेश्चन में कहीं भी ज़रूरत पड़ रहा है तुमको केमिस्ट्री का, इसलिए क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना। मन में एक बात जरूर रखना कि तुम जितना जानते हो उससे अलग तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता, इसलिए उसको तो बनना ही है। हाँ चलो आगे हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में तुमसे कहा गया कि हाइड्रोजन एटम में, अब हाइड्रोजन एटम कहा गया, कह रहा है क्या न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है
और एक इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा, चक्कर लगा रहा है ना, इसका रेडियस दे दिया, मान लो रेडियस दे दिया है 0.53 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम का मतलब समझते ही हो, 10⁻⁻10 मीटर। अब जैसे इसी क्वेश्चन को पूछने में वो क्या कहेगा, पहले बोलेगा ना तुमसे कि एक हाइड्रोजन एटम है, उसमें जो है न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट का रेडियस इतना है। तो ये सब कहते कहते 5-7 लाइन हो जाता है। अब तुम पढ़ते ही सोचते हो कि अरे हम तो इलेक्ट्रोस्टैट बना रहे थे, तो ये बोर्स मॉडल का क्वेश्चन कहाँ से आ गया। लेकिन बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन तो पहले पढ़ लो है क्या। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है उसके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स बतलाओ, इस इलेक्ट्रॉन पे कितना अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है। तो बोलो क्या फोर्स होगा, के E/E/R। इसको सब वैल्यू मालूम है ही, के हो गया 9 × 10⁻⁹, E का वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 होल स्क्वायर, और R का वैल्यू है 0.53 10⁻⁻10 होल स्क्वायर। इतना न्यूटन फोर्स हो गया, इसमें कौन बुद्धि लगाना। अब इसी में तुमसे कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन का स्पीड बतलाओ कितना। तो देखो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा। तो याद करो सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा कि बाहर की ओर mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, यानी इस पर बाहर की ओर फोर्स लग रहा है mv²/r। तो सोचो तो टुवार्ड्स द सेंटर फोर्स लगा F तुमको ऑलरेडी मालूम कितने के इक्वल हो गया, mv²/r। अब तुमसे कोई पूछ दिया इलेक्ट्रॉन का स्पीड बतलाओ, बोलो निकलेगा कि नहीं, सब कुछ मालूम है ना सब। अब अगर हम F का वैल्यू इसी फॉर्म में रखें mv²/r, देख लो एक r कैंसिल हो गया, v का वैल्यू कितना हो गया, ke² डिवाइडेड बाई m × r अंडर रूट, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेना है, स्पीड निकल गया। मान लो तुमसे काइनेटिक एनर्जी पूछता है इलेक्ट्रॉन का, तो हाफ mv² कर देंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन का मास मालूम ही है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, मान लो तुम्हें अगर नहीं याद रहेगा देख करके लिख लेंगे, के का वैल्यू मालूम है, सब कुछ मालूम है। तो देखो ये जो क्वेश्चन इनडायरेक्टली तुमको हम हिंट दिए हैं, 80-90 नंबर प्रॉब्लम तुम देखना SC वर्मा के बुक में, इस टाइप का प्रॉब्लम है ना। तो इसको तुम बना लेना, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो एक क्वेश्चन तुम लोगों को और सिखा रहे हैं। समझना, सपोज करो इस ओरिजिन पे यूनिट चार्ज +1 कूलम रखा हुआ, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पर चार्ज है जो यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे 1 × 10⁻⁻8 कूलम, यहाँ पे चार्ज है जो 20 सेंटीमीटर पे है 2 × 10⁻⁻8 कूलम, 30 सेंटीमीटर पर चार्ज है 3 × 10⁻⁻8 कूलम, है ना। इसी तरह से अच्छा ऐसा करो, ये 1 है, ये 8 × 10⁻⁻8 कूलम, ये 27 × 10⁻⁻8 कूलम। थोड़ा रिलेशन देखना, 1 8 27, ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। इसी तरह से 10 ठो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, और लास्ट में है Q10 कहो तो 1000 × 10⁻⁻8 कूलम। देखो 10 ठो पॉइंट चार्ज है इधर,
पूछा जा रहा है तुमसे कि ये क्यू नॉट पर नेट फोर्स कितना होगा। फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट। ठीक ना, क्यू नॉट पर नेट फोर्स कितना होगा। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे इसको बनाएंगे देखना ध्यान से। अब थोड़ा 1 मिनट के लिए सोचो, ये दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर पर है। एक नज़र में लगता है कि 10-10 ठो चार्ज है। साधारण क्वेश्चन तो हमसे बनता नहीं है, ये 10 ठो चार्ज वाला कैसे बनेगा भाई। ठीक ना, देखो 10 ठो अगर चार्ज है तो अगर तुम एक के कारण जानते हो तो ऐसा ही समझो 10 बार करना है। इसमें कौन ऐसा बुद्धि लगाना है। ध्यान से सीखना क्या करना है। पहले सोचो क्यू नॉट पे नेट फोर्स निकालना है। तो ये जो Q1 है ये पॉजिटिव है और क्यू नॉट भी पॉजिटिव है। तो Q1 इस क्यू नॉट को इधर रिपेल करेगा। चलो Q1 जो फोर्स लगाया वो F1, Q2 जो फोर्स लगाया वो F2, Q3 जो फोर्स लगाया वो F3 है ना। थोड़ा सोचो, इसी तरह से Q10 भी जो इस पर फोर्स लगाएगा वो हो गया F10। मतलब कि इस क्यू नॉट पे 10-10 फोर्स लग रहा है। Q1 इसको रिपेल करा, Q2 रिपेल करा, Q3 रिपेल करा, Q10 रिपेल करा। ठीक ना, प्रत्येक चार्ज जो है इसको रिपेल कर रहा। देखो तुम्हारे माइंड में एक और बात आता है क्या कि अच्छा सर एक बात बतलाइए कि Q2 जब Q0 को रिपेल कर रहा होगा तो Q1 से कोई दिक्कत नहीं होगा क्या। तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं है। याद रखना, कोई भी दो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो किसी तीसरे चार्ज के मौजूदगी से उस फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि ये चार्ज यहाँ रहे या न रहे, इन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है वही लगेगा। इसलिए माइंड में इस तरह का बात नहीं लाना है। जिसका भी बात कर रहे हो स्पेशली उसी पे कंसंट्रेट होना है। यानी Q1 Q0 पर इधर फोर्स लगाया, Q2 Q0 पे इधर लगाया। और सोचो एक तरह से इस Q0 पे 10 फोर्स सेम डायरेक्शन में न लगा तो सोचो कोई दीवार पे 10 आदमी एक ही डायरेक्शन में ढकेल रहा हो तो नेट फोर्स जो होगा 10 फोर्स को अलजबरा जैसा ऐड कर देंगे, क्योंकि वेक्टर सेम डायरेक्शन में जब रहता है तो अलजबरा जैसा ऐड होता है। तो सोचो अगर हमसे पूछा जाए कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 क्या होगा तो बोलेंगे F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू F10। यानी 10 फोर्स को मुझे ऐड करना। ठीक है, माइंड में एक लगता है बात, भाई कैलकुलेशन तो बहुत बड़ा होगा। देख लेते हैं कैलकुलेशन भी करके। F1 क्या लिखे, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, और ये जान लो कि Q0 जो है वो +1 कूलम। तो सोचो अगर हम लोग लिखेंगे कि Q1 इंटू Q0 तो Q1 के जगह 1 इंटू 10⁻⁻⁸ इंटू 1 डिवाइडेड बाई r²। ये 10 सेंटीमीटर है, मीटर में लिखेंगे तो 0.1 मीटर है ना। देखो K तो सब में आएगा ही। इन दोनों के बीच भी फोर्स लिखेंगे तो बोलेंगे 8 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखेंगे 20 सेंटीमीटर 0.2²। फिर तीसरा के लिए 27 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 1, और यहाँ से जो डिस्टेंस देखेंगे तो 0.3² है ना। अब इसी तरह से हम लोग Q10 के लिए अगर बात करें
तो k तो ऑलरेडी बाहर कॉमन में लिख ही चुके हैं। 1000 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1²। सोचो k का वैल्यू कितना है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर -8 इसको कॉमन लेंगे, 1 बाई 0.01, 8 बाई 0.04, 27 बाई 0.09। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग 1000 लिखेंगे, नीचे तो 1। देखो तो इसका कैलकुलेशन किया जाए 9 इंटू 10, क्योंकि -8 है और +9 है तो 1 हो गया 10 टू द पावर। इधर देखो 1 बाई 0.01 क्या हो गया 100, ये देख लो 200, ये हो गया 300 और यहाँ हो गया 1000। देखो तो कैलकुलेशन भी बहुत आसान हो गया कि नहीं। कितना आ गया जी, तो 90। हाँ तो देखो, और इससे 100 कॉमन ले लो, तो बहुत ही सिंपल है कैलकुलेशन। तो F इक्वल टू 9 इंटू 10, 100 यहाँ से कॉमन ले लो, 1 + 2 + 3 अप टू 10। देखो तो कितना सिंपल है। F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 3, और 1 का समझो टेबल है। वैसे तो मैथमेटिक्स में मेथड होता है इसको ऐड करने के लिए, n इंटू n + 1/2 है ना, जैसे 1 + 2 + 3 अप टू 10 है। इसको ऐड करने का मेथड है n इंटू n + 1/, n के जगह 10 पुट कर दो, ठीक ना, n इंटू n + 1/2, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 3, n के जगह 10 रख दो, 10 + 1/2, तो देख लो कितना आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर 3। इसको सॉल्व करके देखो ये 55 हो गया। बस इसी को मल्टीप्लाई कर लो, इतना न्यूटन आंसर हो गया। तो देखो तो 10-10 चार्ज था, लेकिन कहाँ कोई एक्स्ट्रा हम लोगों को कंसेप्ट इसमें यूज करना पड़ा। तो देखो यहाँ तक हम आपको तुम लोगों को सिखा दिए प्रॉब्लम बनाने के लिए। अब तुमको क्या करना है कि अपने होमवर्क को जो SC वर्मा के बुक में दिए थे पहले 1 से 10, अब तुम अपने होमवर्क को 1 से लेकर के 21 तक जाना, ठीक ना। हम ज़्यादा तुमको कुछ नहीं सिखा रहे, बस ऐसा सिखा रहे हैं कि खूब अच्छा से समझ में आए, तुम्हारे माइंड पे जो है ना कोई स्ट्रेस ना बने। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, अभी चूँकि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, वैसा नहीं कि उसमें तुम लोग बाहर निकल के घूमने फिरने इधर उधर जाने लगना। एकदम देखो हर समय एक अवसर होता है, इंसान के ज़िंदगी में हमेशा एक अवसर मिलता है, हर दिन एक नया दिन है। तुम ऐसे थोड़ा सोचो, इतिहास बनाने के लिए हर कोई विदेश ही नहीं गया है। तुम्हारे बिहार भूमि में ही दशरथ मांझी अपने गांव के सामने को ही पहाड़ काट के इतिहास बना दिया, आज उन पर सिनेमा बन रहा है। मतलब कि तुम हर दिन अगर समय का उपयोग करोगे, दशरथ मांझी इस बात के प्रतीक हैं कि टैलेंट तो सबके पास है, लगन अगर सबके पास हो जाए, कंसिस्टेंसी सबके पास हो जाए, मन में एक प्रण हो जाए कि नहीं मुझे कुछ कर दिखाना है, तब समझ लो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। और तुम तो बहुत साधारण काम को कर रहे हो, कोई बहुत टफ वर्क है नहीं, इसमें कोई हार्ड वर्क है ही नहीं, सिंपल वर्क है। तो देखो अब होमवर्क कहाँ तक ट्राई करना है, तो 1 से लेकर के 21 तक प्रॉब्लम तुमको ट्राई करना है। उसके बाद जो है तुम लोग जो अपने कमेंट में लिखोगे उसके आधार पे हम ये प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। फिर जो डिफरेंट टाइप होगा वो प्रॉब्लम को हम बतलाएंगे।
और इस तरह से तुमको एकदम एग्जैक्टली लगेगा जैसे तुम क्लासरूम में बैठे हुए हो और बिल्कुल तुम्हारा जो भी क्वेश्चन है क्लासरूम में तो कभी कभी तुम पूछ भी नहीं पाते हो कि और कोई नहीं पूछ रहा है तो हम क्यों पूछे। यहाँ तो तुमको कमेंट बॉक्स में लिख देना है ना। और उम्मीद है कि तुम लोग स्वस्थ हो, अच्छे से रहोगे और पढ़ते रहोगे। चलो ओके, थैंक यू।